हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 के बारे में। और ये इकोनॉमिक्स चल रहा है। हमने 3.5 तक कवर कर लिया था लास्ट टाइम में जो लेक्चर हुआ था। चैनल में नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है रिसेंटली म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करे गए थे लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये डेप्ट सिक्योरिटीज़ होते हैं जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने निकालते हैं ताकि फंडिंग हो कुछ सिविक प्रोजेक्ट की। नॉर्मली ये इशू और रिडीम होते हैं एट पार और कैरी करते हैं कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट। दो तरीके के होते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स। एक होता है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, जो कि इशू करा जाता है ताकि इन्हांस करे सिविक एमिनिटीज़ जैसे वाटर, सैनिटेशन, गार्बेज, बड़ी सारी चीज़ें। और ये जनरली बैक नहीं होती किसी भी रेवेन्यू फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। सेकेंड है रेवेन्यू बॉन्ड्स। ये इशू करे जाते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस जैसे कंस्ट्रक्शन या टोल कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ का, टोल ब्रिज का या टोल रोड का। बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली ऐसी अर्बन लोकल बॉडी थी जिसने इशू करा था म्युनिसिपल बॉन्ड 1997 पे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होगी, सेबी की गाइडलाइंस है जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स में देखी जाती है एज पर जो रेगुलेशन है 2015 का। म्युनिसिपल या कोऑपरेट म्युनिसिपल एंटिटीज़ इशू कर सकती है कोई भी म्युनिसिपल बॉन्ड जो कि मीट करे कुछ सर्टन कंडीशन। सबसे पहला है कि यूएलबी मतलब आपका अर्बन लोकल बॉडी जो है वो उसके पास कोई नेगेटिव नेटवर्थ ना हो। इमीडिएटली जो प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ईयर्स है। नॉन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? जो म्यूनिसिपैलिटी डिफ़ॉल्ट नहीं करने चाहिए रिपेमेंट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। किसी भी लोन जो ऑब्टेन कर रही है बैंक्स या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लास्ट 365 डेज मतलब एक साल में म्यूनिसिपैलिटी को कम से कम 20% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का। नो विलफुल डिफ़ॉल्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब नो विलफुल डिफ़ॉल्टर में क्या होता है? जो कोऑपरेट म्युनिसिपल एंटिटीज़ है या प्रोमोटर है, कोई भी ग्रुप है, डायरेक्टर है, उनका क्या होना चाहिए? शुड नॉट हैव बीन नेम्ड एज अ विलफुल डिफ़ॉल्टर। मतलब वो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए जब RBI पब्लिश कर रहा हो या किसी तरह से डिफ़ॉल्टर नहीं हो पेमेंट में, तो नहीं मिल पाएगा उनको। म्युनिसिपल बॉन्ड जो है एक मैंडेटरी रेटिंग है जो अबव इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए इशू करी जाती है, जो पब्लिक के लिए करी जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3.7 की बात करें तो बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो न्यूज़ में थे, जैसे श्योरिटी बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स पे ज़्यादा फोकस करेगा जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। श्योरिटी बॉन्ड्स एक 3 साल का एग्रीमेंट होता है, 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है जो लीगली बाइंडिंग होता है दोनों तरफ। प्रिंसिपल कौन होता है यहाँ पे? जो परचेज करता है बॉन्ड्स को ताकि वो गारंटी करे कुछ क्वालिटी ऑफ वर्क जो कि फ्यूचर में हो। सेकंड है ऑब्लिक, जो रिक्वायर होता है उसको प्रिंसिपल या परचेज अमाउंट जो बॉन्ड का होता है देना पड़ता है ताकि कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो आगे जाके। श्योरिटी कंपनी क्या होती है? ये इशू करती है बॉन्ड और फाइनेंशियल गारंटीज होते हैं। और प्रिंसिपल कैपेसिटी होती है कुछ यहाँ पे ताकि वो परफॉर्म करे कुछ स्पेसिफिक टास्क। श्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल गारंटी और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड म्यूचुअल टर्म्स। कंसोल बॉन्ड्स क्या होते हैं? कंसोल बॉन्ड्स को नाम दिया गया है परपेचुअल बॉन्ड या प्रेप। ये एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होते हैं जिसमें मैच्योरिटी डेट कुछ नहीं होती। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कैटेगराइज होते हैं, ये कंसिडर करे जाते हैं एज अ टाइप ऑफ इक्विटी देन डेप्थ। इसका ड्रॉबैक की बात करूँ या लिमिटेशन की बात करूँ तो ये है कि रिडीमेबल नहीं है, मतलब आप रिडीम नहीं कर सकते, आप आगे जाके इसको हासिल नहीं कर सकते। हाउएवर मेजर बेनिफिट्स का ये है कि आपको जो पे करना पड़ता है एक स्टेडी स्ट्रीम इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ता है इसका। नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। ये रिसेंटली चाइना ने सोल्ड करा है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, जो सबसे पहली बार चाइना ने सेल आउट करा है और ये हाई डिमांड में है फ्रॉम इन्वेस्टर्स अक्रॉस यूरोप। तो बहुत ज़्यादा डिमांड में क्यों है इसको समझ लेते हैं। पहले नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो ऑफर करते हैं इन्वेस्टर को कि वो एक मैच्योरिटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करें जो कि लोअर होता है देन द प्राइस ऑफ परचेज। जनरली इशू करे जाते हैं सेंट्रल या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा, और इन्वेस्टर पे करते हैं इंटरेस्ट बोरोवर्स को ताकि वो अपना पैसा आगे जाके देख सके।
नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे टाइम ऐसा है कि स्ट्रेस है और अनसर्टेनिटी है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आगे जाके उनका पैसा ना डूबे। इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पीरियोडिक इंटरेस्ट रिसीव करा जाता है बॉन्ड होल्डर के द्वारा, और ये टाइम टू टाइम जो इंश्योरेंस होती है बॉन्ड की वो मैच्योरिटी तक रहती है। जीरो कूपन बॉन्ड इशू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम हो सकते हैं एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू जो होती है। नो इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड ऑन सच बॉन्ड, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती पीरियोडिकली इंटरवल बिफोर मैच्योरिटी। ये सेंटर ने इशू करा है 5,500 करोड़ का जेसीबी जो रिकैपिटलाइज करता है, जेडसीबी है, रिकैपिटलाइज करता है पंजाब और सिंध बैंक। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है? पिंपरी चिकवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली अभी साइन करा है एमओयू यूएनडीपी के साथ, इंडिया के साथ, ताकि वो एक क्रिएट करे इंडिया का पहला एसआईबी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक सेक्टर या किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी के साथ होता है, जहाँ पे जो पे होता है वो बेटर सोशल आउटकम्स के लिए होता है कुछ एरियाज़ में, और जो सेविंग है वो अचीव कर जाती है इन्वेस्टर के द्वारा। ठीक है, एसआईपी ले डाउन करता है आउटकम बेस्ड टारगेट जो अचीव होंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो लास्ट बॉन्ड है वो है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। भारत बॉन्ड ETF जिस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ETF इन्वेस्ट करता है AAA रेटेड बॉन्ड्स में जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं कंपनीज के। इंपॉर्टेंट है AAA मतलब बहुत अच्छे बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करता है जो कि जिसके पास फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। ETF जो है एक सिक्योरिटी है जो ट्रैक आउट करता है इन्वेस्टमेंट, और ये एक इंडेक्स है कमोडिटीज़ और बास्केट ऑफ एसेट है, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, बट जो ट्रेड है वो होते हैं स्टॉक में, एक्सचेंज में। फंड रेस होता है डेप्थ ETF के थ्रू, और ये बहुत स्मूथ बोरिंग प्लान्स के साथ होते हैं जो पार्टिसिपेट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। भारत 22 ETF क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट करती है 24 कंपनीज में, और ये 24 कंपनी कंप्राइज करती है S&P और BSE भारत 22 इंडेक्स में 19 कंट्रीज आती है जो पब्लिक सेक्टर और 3 प्राइवेट सेक्टर में होती है। लार्जेस्ट 5 कंपनीज की बात करूँ तो L&T है, ITC है, SBI है, एक्सिस है, NTPC है। इंडेक्स जो है बड़ा सेक्टोरल कैप जिसका है 20% है, और सिंगल स्टॉक कैप है 15% का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP। ये एक कैपिटल रेजिंग टूल है जहाँ पे लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स, और ये फुली और पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में या किसी भी सिक्योरिटी अदर देन वारंट जो कि कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर्स में। अनलाइक जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है या फॉलोअप होता है पब्लिक ऑर्डर पे FPO, ये इंस्टीट्यूशन या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स का पार्टिसिपेट कर सकते हैं QIP में। P नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था UPSC के एग्जाम में। P नोट्स ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को रिक्वायर होता है कि वो इन्वेस्ट करें इंडियन सिक्योरिटीज़ में विदाउट रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ। तो आप मान लो ये इशू कराया जाता है एक रजिस्टर्ड FPI के थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये अवॉइड करते हैं किसी तरह से रजिस्ट्रेशन और प्रोवाइड करते हैं अनॉमिनिटी। मतलब कि अगर मान लो मैं एक फॉरेनर हूँ और मुझे इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता हूँ P नोट्स के थ्रू विदाउट कि अपना कुछ रिवील करूँ आइडेंटिटी विद सेबी। बट हाँ, एज अ FPI या उसके साथ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि मेरे दोस्त के पास FPI हो तो मैं उससे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है वो। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था ये। वैसे तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस क्या है? DSIIS IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई करा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जनरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंश्योरेंस जो है इंडिया का एज DSSI फॉर 2020-2021। DSSI क्या है? ये रेफर करता है इंश्योरेंस जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत मार्केट इंपॉर्टेंस के लिए रहती है, डोमेस्टिक ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के लिए होती है, जहाँ पे डिस्ट्रेस या फेलियर सिग्निफिकेंट डिसलोकेशन कर सकता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में, और ये परसीव करा जाता है इंश्योरेंस जो फेल नहीं हो सकते।
मतलब आगे जाके हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है इनका फेल होना। अगर साइज़ की बात करूँ इनके रेवेन्यू की, तो इसमें प्रीमियम अंडर रिटर्न होता है और वैल्यू ऑफ एसेट जो होता है, इसमें मैनेजमेंट में बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे इशू करा जाता है इंश्योरेंस को और आइडेंटिफाई करता जाता है। IRDIA लिस्ट होता है DSSI में एनुअल बेसिस पे। कंडीशनली इम्पोज ऑन DSI में ये है कि रेजिंग DSSI में ये होता है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल राइज करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना चाहिए बहुत सारे रेलेवेंट रिस्क और प्रमोट करना चाहिए साउंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। ये सब्जेक्ट रहता है इनहांस रेगुलेटरी सर्वेलेंस जो IRDI के द्वारा होता है। सिमिलरली जो DSSI है उसमें RBI ने अनाउंस करा है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस। इसमें SBI, ICICI, HDFC बैंक और बड़े सारे चीज़ें आती हैं। बात करूँ लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लिबोर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल रेफरेंस रेट है जो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए होते हैं जो इंटर बैंक मार्केट में होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ बेंचमार्क जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए होते हैं, और ये इनका जो प्राइस है इंटरेस्ट रेट स्वाप्स पे, वो करंटली जो रेट स्वाप है वो मॉर्गेज होते हैं। ये जो इंडिकेटर है हेल्थ और फाइनेंशियल सिस्टम के प्रोवाइड करते हैं एक आइडिया और ट्रेजेक्टरी का, जो कि इम्पेंडिंग दिखाते हैं पॉलिसी रेट या सेंट्रल बैंक पे। इंडियन इक्विवेलेंट जो है उसको जाना जाता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट मिबोर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि बाय करे कुछ शेयर सोशल इंटरप्राइज में, और ये आइडेंटिफाई होता है किसी वेटेड बाय एक्सचेंज। सोशल एंटरप्राइज की बात करूँ तो इसमें रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस आता है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अचीव करे सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें एग्जाम्पल दिया है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर या क्लीन एनर्जी। आइडिया एसएससी का ये है कि वो लिस्ट करे सोशल एंटरप्राइज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, रेजिंग कैपिटल या कोई भी इक्विटी डेप्ट और म्यूचुअल फंड जो कि मूट हुए हैं यूनियन बैंक के द्वारा। लेटर से भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, पैनल कर रहा है कि वो सजेस्ट करे कुछ नॉर्म्स एसएससी के थ्रू। मोस्ट प्रॉब्लमली एसएससी जो है वो वर्ल्ड में यूके, कनाडा, यूएसए, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और मॉरिशस है। शेल कंपनी की बात करें, शेल कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो जिनका बिजनेस काम नहीं कर रहा, ऑपरेशन नहीं हो रहा, पर वहाँ पे पैसों की लेन देन हो रही है, इलीगल होता है जाता है, जैसे टैक्स एवेजन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑब्सकोरिंग ओनरशिप हो गया या बेनामी प्रॉपर्टीज़ हो गया। हाउएवर इंडिया में शेल कंपनीज डिफाइन नहीं है किसी भी लॉ में, पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अंडरटेक करा है स्पेशल ड्राइव आइडेंटिफिकेशन जो कि इन सारी शेल कंपनीज को स्ट्राइट आउट करती है, और जो की होती है नॉन फिलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है 2 सालों का, तो उनको पता चल जाता है। कंपनी जो रिमूव्ड होती है यहाँ से आपका सेक्शन 248 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये रिमूव हो जाती है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल पेमेंट फॉर्म ने डिमांड करा है कि रीइंबर्समेंट होना चाहिए एमडीआर का ट्रांजेक्शन पे, जो यूपीआई में होता है, यूरोपियन नेटवर्क में होता है। एमडीआर जो है एक कॉस्ट पेड होता है मर्चेंट का बैंक्स के द्वारा, और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर जो होती है वो एप्लीकेबल होती है पीयर टू मर्चेंट पेमेंट पे। और यहाँ पे जनवरी 1, 2020 बिजनेस जो एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का है वो ऑफर कर लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट ऑप्शन जो कस्टमर्स होते हैं, इसमें कोई एमडीआर लीव नहीं होता। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, AEPDS जो है उन जो डेवलप हुआ है NPCI के द्वारा। ये एक बैंक लेड मॉडल है जहाँ पे ये अलाउ करते हैं ऑनलाइन इंटर ऑपरेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन जो POS के थ्रू होते हैं, और ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी भी बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन पे होते हैं। ये अलाउ करता है 6 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट और बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। MCA 21 क्या है? MCA प्रोजेक्ट 21 जो है इनेबल करता है सिक्योर MCA सर्विसेज एक असिस्टेड मैनर में जो कोऑपरेट एंटिटीज़, प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। ये एप्लीकेशन डिज़ाइन है ताकि ये फुल ऑटोमेट दे दे हर प्रोसेस को, जो कि प्रोएक्टिव इन्फोर्समेंट हो और लीगल रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ कंप्लाइंस करे, जो कंपनीज एक्ट 1956 का है और नया जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का। ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो कम्युनिटी को मीट करे अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। यहाँ पे लिबरलाइज
रेमिटेंस स्कीम क्या है? अंडर दिस स्कीम क्या होता है, जितने भी रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, माइनर्स है, वो अलाउड है कि वो रेमिट कर सकते हैं यूएसडी कम से कम 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मई तक के लिए, अप्रैल से मार्च तक के लिए, जो कि परमिशेबल करंट और कैपिटल अकाउंट में होगा ट्रांजेक्शन। एलएसआर अवेलेबल नहीं होता कोऑपरेट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए और ट्रस्ट के लिए। स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2004 में हुई थी आरबीआई के थ्रू, और इसका जो लिमिट है वो 25,000 का है। इन्वेस्ट इंडिया इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है जो हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि वो लुक करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन इंडिया में, और ये सेटअप होता है 2009 में एज अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट वेंचर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आता है। रिसेंटली CTAD ने डिक्लेयर किया इन्वेस्ट इंडिया, और यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी आती है जो बहुत बड़ी विनर थी 2020 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए। यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड मिला था इसको। वेदर सेंसिटिव इंडाइसिस ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने लॉन्च करा है 2 वेदर सेंसिटिव इंडाइसिस। पहला है इंडियन मानसून इंडेक्स जो दिखाता है क्यूमुलेटिव मानसून इंडेक्स, और दूसरा है इंडियन रेन इंडेक्स जो बेसिकली मंथली दिखाता है। 2 इंडिकेट्स ट्रैक करते हैं रेनफॉल मूवमेंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि रेनफॉल डेटा कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट रहता है। NCDEX यूज़ करता है IMD का, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो डिफाइन करता है जितने भी सारे प्रेडिक्शन है, जैसे प्रेडिक्शन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, अब होगी रेनफॉल या कम होगी, वो सारी चीज़ देखता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर होती है, और ये डिटेक्ट करती है, प्रोसिक्यूट करती है, रिकमेंड करती है वाइट कॉलर क्राइम्स को या फ्रॉड्स को। वाइट कॉलर क्राइम्स में क्या होता है, जहाँ पे नॉन वायलेंट क्राइम होता है जो फाइनेंशियल गेन के लिए होता है, और ये सेटअप हुआ था नरेश चंद्र कमेटी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ओपन क्रेडिट इनेबल्ड मूवमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओशन। पर इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो नया क्रेडिट प्रोटोकॉल इन्वेस्टमेंट है वो डेमोक्रेटाइज होगा लेंडिंग के थ्रू, और इनेबल करेगा स्मॉल बोरर्स को कि वो मतलब फंड ले सकते हैं। ये अलाउ करता है इस एक्ट में कि जो कॉमन लैंग्वेज है वो कनेक्ट करे लेंडर्स और मार्केट प्लेस को, ताकि वो यूटिलाइज करे, इनोवेट करे, फाइनेंशियल क्रेडिट करे प्रोडक्ट्स का एट स्केल। ये डेवलप हुआ था टेक्नोलॉजी थिंक टैंक iSPIRT के द्वारा। तो ये यहाँ तक की न्यूज़ है, तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।